हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज से हम लोग एक नए यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि है करेंसी एंड बैंकिंग। ये यूनिट बहुत ही बेहतरीन यूनिट है। हाँ, चीजें इसमें थोड़ी फैक्चुअल है, डेटा बेस्ड है। मतलब कुछ डेट्स तुम्हें यहाँ पे याद रखने होंगे। पेपर मनी के बारे में तुम्हें समझना है, सिल्वर स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैंक्स के बारे में जानना है, उनके चेयरपर्सन के बारे में। मतलब बहुत सारे फैक्ट्स इसमें, इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में हमें समझते हुए चलना है। वैसे तो इसके इससे रिलेटेड दो सब्जेक्ट्स और हैं, जैसे कि तुम्हारे डेवलपमेंट बैंकिंग एंड लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, ऐसा ही कुछ है। ठीक है। तो मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड टोटल तुम्हारे 3 यूनिट्स हैं, करेंसी, डेवलपमेंट एंड लॉ एंड प्रैक्टिस। तो इन तीनों को हम लोग सीक्वेंस में कवर अप करते चलेंगे। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ करेंसी एंड बैंकिंग। जैसे ये कंप्लीट होता है, इसके बाद मैं डेवलपमेंट स्टार्ट करूंगा और डेवलपमेंट के बाद लॉ एंड प्रैक्टिस पे शिफ्ट करूंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर हमारे लिए। तो जब तक ये चलता है, जितने भी इसमें क्लासेस होते हैं उसमें एंड तक बने रहना, सो दैट तुम्हें एक प्रॉपर नॉलेज मिल पाए करेंसी एंड बैंकिंग की। तो बिना किसी देरी के अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये सारे जो तुम देख रहे हो पोस्ट यहाँ पे देख रहे हो, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने तुम्हारे लिए एमकॉम एंट्रेंस का बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। फिर व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। तो जाओ फटाफट तीनों ग्रुप्स को ज्वाइन करो, और वहां पे तुम अपने डिस्कशन कर सकते हो, पीडीएफ्स देख सकते हो, क्लास की नोटिफिकेशन मिल सकती है। ठीक है। ये सारी चीजें साथ ही साथ बताना चाहूंगा, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं सीयूईटी पीजी कंप्लीट कोर्स के लिए, वो ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम टाइम के फाउंडेशन बैच को, जहां पे तुम्हें कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ये सारे बेनिफिट्स हैं, इसे देख लेना एक बार तुम। साथ ही साथ एग्जाम टाइम ऐप पे डेली प्रैक्टिस पेपर्स अवेलेबल है, डीपीपी अवेलेबल है। हर चैप्टर के 2 डीपीपीज हैं। अराउंड कह सकते हो 47 डीपीपीज उसमें होंगे तुम्हारे लिए। अभी अराउंड 20 डीपीपीज अपलोड हो चुकी हैं। तो जाके फटाफट तुम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कभी भी स्टार्ट कर सकते हो उसके लिए। ठीक है। एग्जाम टाइम ऐप पे अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में। और ये वाला ग्रुप्स का तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। सो स्टार्ट हम लोग करेंगे अपने करेंसी एंड बैंकिंग को। उससे पहले मैं तुम्हें सिलेबस यहाँ पे बता दूं करेंसी एंड बैंकिंग का है क्या। टोटल इसमें हमें 4 यूनिट्स देखते हुए चलने हैं। पहला यूनिट कहता है आपको मनी के बारे में जानना है, मनी के सिग्निफिकेंस के बारे में जानना है, साथ ही साथ मनी के कुछ टाइप्स होते हैं वो आपको देखना है। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की आपको बात करते हुए चलनी है। रिफ्लेशन क्या है, और इंडियन के कंसेप्ट कंटेक्स्ट में भी हमें ये चीज देखना है। अब देखो यहाँ पे एक मनी मार्केट का कंसेप्ट तुम्हें देखने को मिल रहा है। इसको हम लोग बाद में कवर अप करेंगे, कह सकते हो इस यूनिट के एंड में कवर अप करेंगे। यहाँ पे इसे डाल दिया गया, हम लोग मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों कवर अप कर लेंगे। फिर प्रिंसिपल्स मेथड्स ऑफ नोट इशू, ये हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही कवर अप करेंगे। मॉनेटरी स्टैंडर्ड जो होते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड, बाय मेटलाइज गोल्ड में इसके सिल्वर स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है। मैनेज्ड करेंसी, फ्लोटिंग, ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ रहे होंगे। सेकेंड यूनिट आता है, यहाँ पे तुम्हें क्रेडिट के बारे में जानने को मिलेगा। क्रेडिट कैसे कंट्री में फ्लो करती है, कैसे बैंक पैसे बनाती है, और आरबीआई कैसे पैसे को कंट्रोल करती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर मैं बात करूं तुमसे थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट क्या कहता है, कमर्शियल बैंक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ बैंक्स पढ़ेंगे, यूनिट एंड ब्रांच बैंकिंग सिस्टम देखेंगे, मिक्स बैंकिंग के कंसेप्ट को कवर अप तो करेंगे ही, साथ ही साथ आरबीआई के कंसेप्ट को भी हमें देखना है, एसबीआई के बारे में भी जानना है, आरआरबी के बारे में भी जानना है, और साथ ही साथ नेशनलाइजेशन के बारे में भी हमें जानते हुए चलना है। और लास्ट यूनिट आता है जो कि बात करेगा यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड। इसके हम लोग फैक्टर्स को देखेंगे, मीनिंग को समझेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए चलेंगे, और मेथड्स को कवर अप करेंगे। तो यूनिट कुछ ब्रॉड नहीं है, छोटा ही यूनिट है, प्यारा सा यूनिट है। बहुत आसानी से ये यूनिट हमारा कवर अप हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम लोग आ जाते हैं अपने सबसे फर्स्ट कंसेप्ट पे, मनी के बारे में जानेंगे। उससे पहले हमें जानना जरूरी हो जाएगा कि बार्टर सिस्टम होता क्या है। बार्टर की बात करूं तो मनी से पहले पूरे वर्ल्ड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया की बात नहीं करूंगा। पूरे वर्ल्ड में पहले पैसे से लेन देन नहीं होती थी, पहले सामान के बदले सामान दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर 1 केजी चावल की जरूरत है, ठीक है, और सामने वाले व्यक्ति के पास 1 केजी चावल है, तो मैं उससे एक्सचेंज कर सकता हूं। लेकिन यहां पे एक कंडीशन आ जाता था, वो जो सामने वाला व्यक्ति है उसको भी किसी ना किसी चीज की जरूरत होगी जो मैं उसे दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल से समझ के चलते हैं। बार्टर सिस्टम के तौर पे यहां पे हम लोग लेते हैं एक्सचेंज। जब हम लोग कर रहे हैं, मेरे पास 2 पेयर शूज के हैं, ठीक है, और सामने वाले व्यक्ति के पास 2 केजी चावल है। अब दोनों को एक्सचेंज करना है, ठीक है। तो यहां पे ये क्या कहलाता है, बार्टर सिस्टम। इसमें लेकिन दिक्कत क्या आती थी, दोनों को एक्चुअल में उस चीज की जरूरत होनी चाहिए। क्या सामने वाले व्यक्ति को जूते की जरूरत है, या फिर क्या मुझे राइस की जरूरत है, ये चीज यहां पे देखा जाता था। ये कहीं ना कहीं लिमिटेशन आ जाता था।
तो बार्टर सिस्टम को समझते हैं आसान भाषा में, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज, ठीक है, मतलब गुड्स के बदले यहां पे हम लोग गुड्स दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक टीचर से आप ट्यूशन ले रहे हो, सर्विस ले रहे हो, तो आप उसको इन रिटर्न क्या दे रहे हो, कोई गुड्स ही दे रहे हो, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम जो है ओल्डेस्ट फॉर्म है एक इकोनॉमिक एक्सचेंज का, जो कि बहुत पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक डायरेक्ट एक्सचेंज है जहां पे गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते हैं और यहां पे कोई एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल अगर एक किसी व्यक्ति को यहाँ एक फार्मर की बात कर लेते हैं, माइट ट्रेड अ सैक ऑफ राइस विद अ टेलर इन एक्सचेंज ऑफ अ पीस ऑफ क्लोथ। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया एक फार्मर को जो राइस की जो बोरी होती है वो एक्सचेंज कर रहा है किसके साथ, एक टेलर के साथ। वो किसके बदले कर रहा है, पीस ऑफ क्लोथ के बदले, एक कपड़े के टुकड़े के बदले एक्सचेंज कर रहा है। तो यहां पे ये क्या था, बार्टर सिस्टम था। लेकिन इस सिस्टम के कुछ लिमिटेशंस थे जो कि आप देख सकते हो यहां पे मैंने डाला है। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। बार्टर में ये चीज सबसे बड़ी दिक्कत थी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना पॉसिबल नहीं होता था जनरली। जैसा कि तुम्हें मैंने एग्जांपल दिया, सामने वाले व्यक्ति को क्या जरूरत, जूते की जरूरत है भी या नहीं, या फिर मुझे चावल की जरूरत है भी या नहीं। दूसरा लिमिटेशन क्या होता था, कॉमन मेजर नहीं था किसी चीज को मेजर करने का। अब जो चावल है, अगर मैं 2 kg चावल दे रहा हूं, उसके बदले वो मेरे से 2 पेयर ऑफ शूज ले रहा है, तो यहां पे शायद मैं लॉस में जा सकता हूं, ठीक है। शायद चावल महंगा उस टाइम पे हो सकता है, या फिर जूता मेरे लिए महंगा पड़ जाए। तो यहाँ पे कोई कॉमन मेजर नहीं था जिससे हम एक्चुअल वैल्यू पता कर पाए अपने गुड्स की। इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, यहाँ पे गुड्स को डिवाइड करना छोटे छोटे पार्ट में पॉसिबल नहीं था। जैसे कि अगर तुम यहाँ पे पहले उस टाइम पे हॉर्स को एक्सचेंज कर लिया गया 10 kg राइस के बदले, तो यहां पे तुम कह सकते हो क्या डिविजिबिलिटी हो पाई, हॉर्स को डिविजिबल कर सकते हो, द आंसर इज नो। फिर तुम यहाँ पे वेल्थ को स्टोर करने में दिक्कत आती थी हमें। जनरली अगर तुमने 10 kg चावल एक्सचेंज में लिया है, मैं बार बार चावल का एग्जांपल ले रहा हूं, बस एग्जांपल के लिए ही तुम्हें समझा रहा हूं ये, तो क्या मैं उसे लंबे अरसे तक स्टोर कर सकता हूं, द आंसर इज नो, क्योंकि वो पेरिसेबल आइटम्स में नहीं आते हैं, सॉरी पेरिसेबल आइटम्स में आते, तो उनको लंबे अरसे तक स्टोर करना डिफिकल्ट हो जाता था। जाहिर सी बात है वो इन फ्यूचर खराब हो जाएंगे। और एक डिफर्ड पेमेंट सिस्टम की कमी यहाँ पे देखने को हमें मिल जाती थी, मतलब फ्यूचर कमिटमेंट यहाँ पे देखने को हमें नहीं मिलता था। तो ये चीज क्या थी, यहाँ पे दिक्कत थी। कुछ फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे गुड्स को डायरेक्ट एक्सचेंज किया जाता था, कोई भी कॉमन मेजर नहीं था, कोई कॉमन मीडियम नहीं था एक्सचेंज का। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की यहाँ पे बात होती है, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज वैल्यू और डिफिकल्टी होती है किसमें, गुड्स को डिवाइड करने में। तो वही जो लिमिटेशंस है, कुछ चीजें इसमें फीचर्स के भी तौर पे काम करते हैं। तो बार्टर का कंसेप्ट बहुत पहले है, बहुत पहले इसको इवॉल्व किया गया था, लाया गया था, और बहुत पहले खत्म भी हो गया, और अभी के टाइम पे तो मनी ही काम करता है। तो बार्टर सिस्टम एक बार सम अप करते हैं कि बार्टर सिस्टम क्या है। इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज used long before money was introduced. It involves the direct exchange of goods and service between individuals और groups. समझ गए, यहाँ पे देख रहे हो, इस इमेज को तुम समझो, यहाँ पे देखो ये फल वाला शायद है या सब्जी वाला कह सकते हैं, और यहाँ पे एक फार्मर इसके पास क्या लेके जा रहा है, हो सकता है इसमें कोई अनाज हो, चावल की बोरी हो, या कुछ भी हो सकता है। अब इसके बदले ये हो सकता है फ्रूट्स ले रहा हो या कुछ और ले रहा हो, तो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है गुड्स के बदले गुड्स। समझ गए, ये तो जस्ट क्या था, इवोल्यूशन था। इसके बाद हमें क्या पढ़ना पड़ता है, मनी के बारे में जानना है। तो मनी क्या है, एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टूल है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इन द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब गुड्स को एक्सचेंज करते हैं एक स्टैंडर्ड वैल्यू के टर्म में, सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं एक स्टैंडर्ड वैल्यू के टर्म में। इट्स सिग्निफिकेंस स्ट्रेंज बियॉन्ड दिस एक्टिंग एज अ कॉमन डिनोमिनेटर फॉर मेजरिंग वैल्यू। इसके माध्यम से हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट की तरह ट्रांजैक्शन में, फ्यूचर सेटलमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो मनी जो है, इसका इवोल्यूशन जो बहुत पुराना है, गोल्ड स्टैंडर्ड के फॉर्म में हमें देखने को मिला, सिल्वर के फॉर्म में देखने को मिला, पेपर मनी के फॉर्म में देखने को मिला। तो बहुत पहले से हमारा मनी चला आ रहा है, ऐसा नहीं कि ये कोई नया कंसेप्ट है। अब तो हमें डिजिटल करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज भी देखने को मिलते हैं, वो भी एक मनी की तरह काम करता है। तो मनी का हिस्ट्री काफी पुराना हो जाता है, आगे हिस्ट्री भी समझेंगे हम लोग मनी का। फिलहाल हम लोग समझते चलते हैं कि मनी एक्चुअल में होता क्या है। मनी एक क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, एक स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट है, जिसके माध्यम से हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं अगेंस्ट दी एक स्टैंडर्ड पेमेंट, नॉट अगेंस्ट द गुड। ठीक है, समझ रहे हो। मनी के कुछ फंक्शंस होते हैं, तो सबसे पहला आता है प्राइमरी फंक्शंस। 3 फंक्शंस तुम्हें इसमें याद रखते हुए चलने।
प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज कंटिजेंसी फंक्शन। तो फर्स्ट अगर बात करें प्राइमरी फंक्शन की, तो सबसे पहला उद्देश्य, पहला रोल या कह सकते हो पहला फंक्शन एक मनी का क्या हो सकता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब वो एक जरिया की तरह काम करेगा, एक स्टैंडर्ड की तरह काम करेगा। अगर मार्केट में मैं एक गुड्स परचेज करने जा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मनी निकालूंगा अपने पॉकेट से, उसे पे करूंगा और गुड्स ले लूंगा। तो ये क्या एक मीडियम है, एक स्टैंडर्ड है। द मोस्ट फंडामेंटल रोल ऑफ मनी इज टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो है एलिमिनेट कर देता है बाटर की एफिशिएंसी को। बाटर में तुम्हें यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज देखने को नहीं मिलता था। बाटर में कहीं ना कहीं बहुत सारी खामियां थी। वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि वो कोई मीडियम नहीं था, बस गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज हम लोग किए जा रहे थे। दूसरा आता है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। बाटर में हमने देखा था कि हम किसी भी गुड्स के वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते थे, गुड्स की वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते थे। लेकिन जब से मनी का इवैल्यूएशन हुआ तब से हम किसी भी चीज के वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। कहते भी लोग पैसे से हर एक चीज खरीदा जा सकता है, पैसे का ही सबसे ज्यादा वैल्यू होता है। तो मनी को एक कॉमन मेजर माना गया जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू करते हैं, उसकी एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। इससे लोगों को मदद मिलती है एक गुड्स को दूसरे गुड्स से कंपेयर करने में, वो प्राइस के टर्म्स में कंपेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडरी फंक्शंस की बात करें तो ये क्या करता है, ये बेसिस की तरह काम करता है। डिफर्ड पेमेंट, डिफर्ड पेमेंट से मेरा क्या मतलब है, फ्यूचर पेमेंट करते हैं हम लोग। बाटर में ये चीज पॉसिबल नहीं था। क्या गुड से हम लोग फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं, द आंसर इज नो। लेकिन हम लोग मनी से ये चीज कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में मुझे किसी को कैश पे करना है, फ्यूचर डेट में मुझे कोई ट्रांजैक्शन करना है, कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन करना है, तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है, ये मनी के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। इसीलिए इसे बेसिस ऑफ डिफर्ड पेमेंट भी कंसिडर किया गया है। दूसरा यहाँ पे देख सकते हो स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब यहाँ पे हम इसके मनी को स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर कंजम्पशन के लिए। जरूरी नहीं है कि ये फूड्स की तरह खराब हो जाएगा, आप जब चाहो तब इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग परचेजिंग पावर, पैसा जिसके पास गया पावर उसी के पास है। कहते हैं पैसा किसी के हाथ में जनरली टिकता नहीं है, वो फ्लो करते रहता है पूरे इकोनॉमी में। तो जस्ट यहाँ पे यही बात है, पैसा अगर तुम्हारे पास है तो पैसा पावर तुम्हारे पास होगा। मैंने अपना परचेजिंग पावर दे दिया, अगर मैंने तुम्हें मान लो 10,000 रुपए दे दिए तो जाहिर सी बात है वो परचेजिंग पावर तुम्हारे पास आ चुका है, तुम 10,000 को जहां भी चाहो खर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, इससे हम समझ सकते हैं कि परचेजिंग पावर का ट्रांसफर होना मनी के माध्यम से पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट यहाँ पे तुम देखोगे कंटिजेंसी फंक्शन। कंटिजेंसी फंक्शन अदर फंक्शंस कह सकते हैं या फिर टर्सरी फंक्शन कह सकते हैं, मतलब मेन फंक्शन के अलावा फंक्शन, मेन और दूसरे फंक्शन के अलावा फंक्शन। पहला इसमें आता है बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, पैसे को बनाना। कैसे हमारी इकोनॉमी में पैसे सर्कुलेट करती है, आज 100 का नोट मेरे पास है, वो हो सकता है 100 का नोट कुछ टाइम बाद तुम्हारे पास हो। क्रेडिट क्रिएशन, कैसे आरबीआई पैसे को रेगुलेट करती है इकोनॉमी में, उसके लिए मनी जो है वो बेसिस का काम करता है। दूसरा, नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। हमारे इकोनॉमी में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके जो भी इनकम्स हैं, उनके जो भी मंथली इनकम है, एनुअल इनकम है, उसको डिस्ट्रीब्यूट ओवरऑल, देखो नेशनल इनकम उसी से कैलकुलेट होता है, पढ़ोगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे तुम देखोगे कि इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। अब जाहिर सी बात है, अगर तुम मशीन्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आउटपुट जो निकलेंगे वो अच्छे ही आएंगे, प्रोडक्टिविटी जो होगी वो भी अच्छी निकल कर आएगी। तो कहीं ना कहीं इससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बूस्ट होगी और हमारा जो आउटपुट निकल कर आएगा वो अच्छा निकल कर आएगा। तो ये इसमें भी मनी का रोल होता है। और लास्ट तुम देखोगे इक्वलाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल यूटिलिटी का तुमने कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो उससे यहाँ पे रिलेट हम किसको कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी से। तो मनी का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है कि कैसे वो मार्जिनल यूटिलिटी और प्रोडक्टिविटी को इक्वल करते हुए चलती है, मतलब एक प्रॉपर फ्लो मेंटेन करती है, जिससे कब रिसोर्स कौन सा हमें कंज्यूम करना है, मोस्ट प्रोडक्टिव रिसोर्स में हमें कब पैसे लगाने हैं, किस रिसोर्स में पैसे नहीं लगाने, ये सारी चीजें हम मनी के माध्यम से कर पाते हैं। तो ये फंक्शंस तुम याद रख लेना, जितने भी कंटिजेंसी बताया मैंने। एक बार सम अप करते हैं सारे फंक्शंस को। मनी का सबसे पहले हमने मीनिंग देखा। फंक्शंस की बात करें तो इसमें प्राइमरी आता है, प्राइमरी में मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजरमेंट ऑफ वैल्यू हमने देखा। सेकेंडरी में बेसिस ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, और तीसरा आता है मींस ऑफ ट्रांसफरिंग परचेजिंग पावर। नेक्स्ट आता है कंटिजेंसी में बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, एंड लास्ट वन इज इक्वलाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये क्या है हमारे, ये फंक्शंस है मनी के। अब कहोगे भैया ये तो हमने क्लास 11th में भी पढ़ रखा था, क्लास 11 12th में भी
और यूजी में भी पढ़ा, ये फिर क्यों पढ़ा रहे हो? ये देखो यार मेरा काम पढ़ाना है, नहीं पढ़ाऊंगा तो कह दोगे कि स्किप करवा दिया। तो ये चीज तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट कर सकता है और मेरे लिए भी दिक्कत क्रिएट कर सकता है। ठीक है, चले आगे। अब देखो नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ मनी। सिग्निफिकेंस से मेरा क्या मतलब है? इंपॉर्टेंस। कह सकते हो फायदे। सर राइटिंग अच्छी नहीं है मुझे पता है, उतना भी लोड नहीं लेना चाहिए, और इस सॉफ्टवेयर में मेरी राइटिंग अच्छी नहीं बन पाती है। दूसरे अगर सॉफ्टवेयर में जिस पे मैं पढ़ाता हूं तुम्हें, उसमें अगर ट्राई करता हूं तो राइटिंग अच्छी बनती है मेरी। चलो, मतलब यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस की। किसकी बात करने वाले हैं? इंपॉर्टेंस की। किसके इंपॉर्टेंस की? मनी की। सबसे पहला सर, एक्सचेंज को फैसिलिटेट करना, मेजर वैल्यू, स्टोर वेल्थ, क्रेडिट को इनेबल करना और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो क्या बताओ इसमें डिस्कस करने जैसा कुछ है? नहीं सर, इसमें तो कुछ डिस्कस करना जैसा नहीं है। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, मनी सप्लाई पे। मनी सप्लाई क्या कहता है? एक टाइम पे, एक डेट पे, एक स्पेसिफिक डे पे कह सकते हो, हमारे इकोनॉमी में कितने पैसे हैं, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं क्या? मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई कहा जा सकता है जितने भी नोट्स, कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट आम जनता के द्वारा होल्ड किए जा रहे हैं एक दिन में, एक इकोनॉमी में, उसको नाम दिया जाता है मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई क्या है? टोटल स्टॉक है किसका? मनी का, जो कि हमारे इकोनॉमी में सर्कुलेशन में है। दिस इंक्लूड्स ऑल द नोट्स, कॉइन्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द पब्लिक ऑन सच अ डे। जैसे कि मनी डिमांड, मनी सप्लाई, ये सारे क्या है? स्टॉक वेरिएबल्स हैं। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट द स्टॉक ऑफ मनी केप्ट विद द गवर्नमेंट, वैसे पैसे जो भारत सरकार के पास रखे हुए हैं या सेंट्रल बैंक के पास रखे हुए हैं, उसको आप मनी सप्लाई कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि वो एक्चुअली सर्कुलेशन में तो है ही नहीं। तो मॉनेटरी सप्लाई का, मनी सप्लाई का वो पार्ट कहलाएंगे ही नहीं, वो तो स्टॉक में पड़े हुए हैं। सरकार जब चाहेगी, जब उसको सर्कुलेट करेगी, तब उसको हम मनी सप्लाई में मानेंगे। तो मनी सप्लाई के कुछ मेजर्स हैं। मेजर्स मतलब मानक, क्या तुम कह सकते हो, जैसे M1, M2, M3 एंड M4, ये सारे क्या है? मेजर्स हैं, जिसके माध्यम से हम लोग एक इकोनॉमी में मनी सप्लाई को क्या करते हैं? मेजर कर पाते हैं। तो इसको समझेंगे। तो मनी सप्लाई का मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा, एक दिन में हमारे इकोनॉमी में जितने भी कॉइन्स, नोट, डिमांड डिपॉजिट्स, ये सारे जितने भी आम जनता के द्वारा होल्ड किए जाते हैं, सर्कुलेशन में होते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं मनी सप्लाई। भारत में टोटल 4 मेजर्स हैं। लाइक सबसे पहला M1, इसको हम लोग नैरो मनी मान के चलते हैं, और M3 को ब्रॉड मनी कहते हैं। M1 की अगर बात करें तो इसके अंदर वो सारे करेंसी नोट्स आ जाएंगे जो कि आम जनता के द्वारा होल्ड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें वो सारे डिमांड डिपॉजिट्स जो बैंक के पास है, चाहे वो सेविंग हो या करंट अकाउंट हो, वो सारे इसमें हम लोग ले लेंगे। तो एक इक्वेशन बनता है, M1 इज इक्वल्स टू CC प्लस DD प्लस अदर डिपॉजिट। CC here stands for currency, D here stands for demand deposit and अदर डिपॉजिट्स, तो तुम्हें पता ही है। तो ये सारे से, ये तीनों चीजों से मिलके हमारा क्या बनता है? हमारा बनता है M1। M2 की बात करें तो M2 भी भले ही नैरो मनी है, लेकिन इसमें M1 पूरा आ जाता है। साथ ही साथ एक और एडिशन चीज आ जाता है, सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। मतलब पोस्ट ऑफिस जो होते हैं उसमें भी तो अकाउंट्स ओपन होते हैं, उसमें भी पैसे हम लोग जमा करते हैं। तो वो सारे पैसे को अगर आप M1 में ऐड कर देते हो, मतलब M1 में जितना पड़ा, CC प्लस DD प्लस अदर डिपॉजिट्स, ये तीन चीज तो रहेंगे ही, प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस बैंक अगर आप उसमें ऐड कर देते हो, तो वो आपका M2 कहला जाएगा। M3 की अगर बात करें तो M3 के अंदर वो सारे करेंसी नोट जो कि आम जनता के द्वारा होल्ड किए जा रहे हैं, वो तो आएंगे ही, प्लस इसमें नेट टाइम डिपॉजिट लेकर हम लोग चलते हैं। मतलब M1 आ जाएगा, प्लस टाइम डिपॉजिट जो भी बैंक के पास है वो हम लोग ले लेंगे। और लास्ट आता है हमारा M4। M4 को वाइडेस्ट मेजर बोला जाता है, जो कि RBI इस्तेमाल करती है। इसके अंदर M3 आ जाएगा। साथ ही साथ ऑल्सो इट इंक्लूड सेविंग ऑफ द पोस्ट ऑफिस बैंक। पोस्ट ऑफिस बैंक के जितने सेविंग होते हैं, ठीक है, वो ले लेंगे इसमें। इट इज द लीस्ट लिक्विड मेजर। अगर तुमसे पूछ लेना लीस्ट लिक्विड मेजर कौन सा है, तो M4 होगा। और तो इक्वेशन क्या बनेगा सर? M4 इज इक्वल्स टू M3 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग। ले लोगे आप, दोनों में डिफरेंस है सर, सेविंग डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में। तो ये चीज याद रख लेना, बहुत ही आसान है। M1 में सिर्फ क्या लेंगे? CC प्लस DD प्लस अदर डिपॉजिट्स। M2 में क्या लेंगे? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस बैंक। M3 में क्या लेंगे? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ द बैंक।
और M4 में क्या लेते हुए चलेंगे, M3 पूरा, M3 अगर पूरा आ रहा है तो समझ लो M1 आ जाएगा, M2 आ जाएगा, और M3 तो आ ही रहा है, प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग। ठीक है, ये 4 चीज तुम्हें याद रखते हुए चलना है। अब बात हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मनी की। तो मनी को भाग बांटा गया है यार 3 पार्ट्स में, मेटालिक मनी, पेपर मनी और क्रेडिट मनी। ठीक है, ये क्या है, मनी के क्लासिफिकेशन। हाँ भले यहाँ पे कॉइन लगा दिया, यहाँ पे पेपर होगा सर, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड होगा, कह सकते हैं सर। तो मनी के टोटल 3 क्लासिफिकेशन हमें देखते हुए चलने हैं। तो पहले अगर हम लोग बात करें मेटालिक मनी की, तो वैसे मनी जो कि बने हो किससे, मेटल से बने हो। अब मेटल्स सर गोल्ड में भी गोल्ड हो जाते हैं, सिल्वर आ जाते हैं, कॉपर हो जाते हैं, और भी अदर एलॉयज जो होते हैं वो सारे हमारे मेटल्स कहलाते हैं। अपने हिस्ट्री को अगर खंगाल के देखो तो जाहिर सी बात है तुम्हें वहां पे मेटालिक मनी ही ज्यादा देखने को मिलेगी। हमारी जो हिस्ट्री की मनी की हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी वहां पे मेटल्स ही हमें देखने को मिलते थे। बाद में ना पेपर मनी तुम्हें देखने को मिला, पहले लेकिन मेटल्स हुआ करते थे। राजा के टाइम पे जो गोल्ड गोल्ड के सिक्के, सिल्वर के सिक्के, ठीक है, तो वो क्या एग्जाम्पल है मेटालिक मनी का। अब मेटालिक मनी के 2 प्रकार होते हैं, पहला आता है फुल बोडाइड और दूसरा आता है टोकन मनी। जैसे अगर मैं बात करूं फुल बोडाइड की, तो फुल बोडाइड से यहाँ पे मेरा मतलब है जो मेटल की वैल्यू होगी वो इक्वल किसके होगी, उसके फेस वैल्यू की होगी। समझते हैं इसको जरा। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स इज एन एंशिएंट एंड मेडेबल हैड अ इक्वल वैल्यू टू द प्रीसियस मेटल कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बताऊं तुम्हें, यहाँ पे बोला गया कि वैल्यू ऑफ द मेटल, जो मेटल की वैल्यू है वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी या फिर क्लोजली अप्रोक्सीमेट रहेगी फेस वैल्यू ऑफ कॉइन की। मान लो हमने एक कॉइन बनाया, ठीक है, कॉइन का अगर फेस वैल्यू 100 है, तो ये किसके इक्वल होगा, जिस मेटल से वो बना है। फॉर एग्जाम्पल अगर गोल्ड से बना है तो उस गोल्ड की वैल्यू भी क्या होगी, 100 होगी। मतलब ये फुल बोडाइड कॉइन्स है। टोकन कॉइन्स की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या बोला गया, फेस वैल्यू ऑफ दिस कॉइन एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ द मेटल। जिस मेटल कंटेंट से बना है वो उसके वैल्यू को एक्सीड करेगा। फॉर एग्जाम्पल कॉपर से अगर बना हुआ कोई कॉइन है हमारे पास और 1000 रुपए है वैल्यू उस कॉइन की, और ये चीज किससे बना है, कॉपर से बना है। तो ये चीज समझ रहे हो ना डिफरेंस, टोकन कॉइन्स और फुल बोडाइट में। एडवांटेजेस की बात करें तो सर लोहे का बना हुआ है, मेटल्स के, तो ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन इसको काउंटर फिट करने में आपको दिक्कत आएगी, इसको डिस्कार्ड करने में। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हैवी होगा सर, और सप्लाई ऑफ मनी। डिस्कार्ड यहाँ पे मैंने वर्ड इसलिए यूज किया ना, वैसे काउंटर फिटिंग का मतलब होता है कॉपी करना, लोगों को बनाने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हर मेटल की अलग प्रॉपर्टीज होती है। तो जाहिर सी बात है इसको लोग जो कॉपी करते हैं, फ्रॉड करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग करने की कोशिश करेंगे, वो चीज करने में दिक्कत होगी। तो जाहिर सी बात है एडवांटेजेस है, लेकिन डिसएडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो हैवी हो जाता है, इनकन्वीनियंट होता है लार्ज ट्रांजेक्शन के लिए, और मनी का सप्लाई डिपेंड कर जाता है आपके अवेलेबिलिटी ऑफ मेटल्स पे। क्या मेटल उस टाइम पे अवेलेबल है जिस टाइम पे आप बनाना चाह रहे हो कॉइन, तो ये चीज डिसएडवांटेजेस में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें पेपर मनी की, तो पेपर मनी जो हमारे होते हैं वो अ, अच्छा देखो वो अभी छूट गया हमारा, मेटल में भी हम लोग गोल्ड और सिल्वर बात करेंगे। फिलहाल टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। पेपर मनी, इसका क्रेडिट डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग शिफ्ट करेंगे किस पे, गोल्ड पे, सिल्वर पे, ऐसे ऐसे चीजों को कवर अप करते चलेंगे। तो अगर बात करें पेपर मनी, सर कागज से बना हुआ मनी जो कि हमारे इकोनॉमी में सर्कुलेशन में है, इसके अंदर सारे वो बैंक नोट्स आएंगे जो कि लीगल टेंडर होते हैं। अब लीगल टेंडर से मेरा मतलब यहाँ पे है जो लीगली एक्सेप्टेबल है, जो कि सरकार ने ठप्पा लगा दिया कि कोई भी इसके एक्सेप्टेंस से डिनाई नहीं कर सकता है, सबको ये चीज एक्सेप्ट करते हुए चलना होगा। पेपर मनी की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो बहुत पुराना आ जाता है, सबसे पहले चाइना ने यहाँ पे अडॉप्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे 17th सेंचुरी के बाद ये हर एक कंट्री में सर्कुलेशन में आने लग गया, और कहीं ना कहीं मेटालिक कॉइन्स के यूज को कम कर दिया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है पेपर के बने हैं तो हल्के होंगे, बड़े ट्रांजेक्शन में बहुत ही आसानी से ये काम में आ जाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो लाइटर होता है और मोर कन्वीनियंट होता है, और सेंट्रल बैंक्स जो होते हैं वो इसको रेगुलेट करते हैं। एडवांटेजेस की बात की जाए तो इसको प्रोड्यूस करना काफी आसान हो जाता है, अलाउज फॉर क्विक और एफिशिएंट ट्रांजेक्शन इन द लार्जर अमाउंट। लेकिन डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सस्पेक्टेबल होता है, काउंटरफीट होता है, और वेल प्रोटेक्ट नहीं होता है, कैन बी रेंडर्ड वर्थलेस। मतलब डिसएडवांटेजेस है, इसको बनाना बहुत ही आसान हो सकता है, इकोनॉमी को इनस्टेबल कर सकता है। अच्छा एक पॉइंट मुझे तुम्हें बताना है, मैं तुम्हें वो ओपन करके बता रहा हूँ, मुझे बस 1 मिनट का समय दो तुम।
एक मिनट देना, वो बताना जरूरी है। मैंने नोट्स में इंटीग्रेट वो चीज़ नहीं किया है, मैं जस्ट अभी आ रहा। सॉरी, तुम लोग को डिले हुआ यहाँ पे थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पे क्या मैं बात कर रहा था, एक मिनट, मैं एक ब्लैंक पेज लिख के तुम्हें बता दे रहा हूँ। ये चीज मैंने नोट्स में इंटीग्रेट नहीं किया, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। पे यार, चलो, मैंने अपने नोट्स में से लिख रखा है, इसीलिए मुझे अचानक से याद आया। देखो, ये भी हम लोग आगे भी चाहते तो पढ़ सकते थे, लेकिन मैं अभी फिलहाल स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ, मुझे अगर याद आया है तो। देखो, और होगा तो मैं इसे तुम्हारे नोट्स में इंटीग्रेट कर दूंगा, लेकिन फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो, भारत की अगर बात की जाए, थोड़ा हिस्ट्री से भी हटके हम लोग बात कर रहे हैं, आरबीआई जो है हमारे, आरबीआई के भारत में दो प्रिंटिंग प्रेस है। क्या है? दो प्रिंटिंग प्रेस है आरबीआई के, यहाँ पे मैं लिखते चल रहा हूँ। आरबीआई के क्या है? दो प्रिंटिंग प्रेस हैं आरबीआई के, जिसमें से एक प्रिंटिंग प्रेस जो है, जिसका नाम है नासिक, नासिक, और दूसरा यहाँ पे तुम लिख सकते हो देवास। जगह का भी नाम दे दे रहा हूँ, नासिक जो है ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और ये हमारा एमपी में है, कौन? देवास। ठीक है। और ये जो तुम दोनों ही देख रहे हो ना, ये दोनों ही गवर्नमेंट ओन्ड है, सरकारी है मतलब। ठीक है। तो ये चीज याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट था। और मैं देख ले रहा हूँ और अगर कुछ है तो तुम्हारे लिए। और दो प्रिंटिंग प्रेस है जो कि नोट्स वगैरह प्रिंट करते हैं, मैं वो भी लिख दे रहा हूँ। टू मोर प्रिंटिंग प्रेस, टू मोर प्रिंटिंग प्रेस, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नाम दोनों। मैसूर में है, और दूसरा सलबोनी। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। और ये कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। अब ये कौन मैनेज करता है? तो ये मैनेज करता है BRB एंड MPL। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। क्या मैंने बोला? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, इसको लिख लेना। अब ये जो BRBNPMPL है, ये आरबीआई की क्या है? सब्सिडरी है। आरबीआई की क्या है? सब्सिडरी है।
आरबीआई की क्या है, सब्सिडरी है। तो ये चीज हमें याद रखते हुए चलना है। तो सब सर ये हमारी प्राइवेट ओन्ड है, ये गवर्नमेंट ओन्ड नहीं है, ये चीज हमें याद रखते हुए चलना है। और तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा है। चलो ये भी लिख देता हूँ। ये क्या है, बीएनपीएल एक प्राइवेट लिमिटेड है, और ये 2 प्रिंटिंग प्रेस को मैनेज करती है। 2 प्रिंटिंग प्रेस को, यहाँ पे मैं मोर हटा दे रहा हूँ, सीधा 2 लिख दे रहा हूँ। 2 प्रिंटिंग प्रेस मैनेज कौन करती है, बीआरबीएनपीएल मैनेज करती है मैसूर में, सल्बोनी में। और सरकार हमारी भारत सरकार के 2 और है, नासिक और देवास, दोनों का लोकेशन लिख रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। ये गवर्नमेंट ओन्ड है, ये प्राइवेट ओन्ड है। ठीक, क्लियर है ये चीज। और चलो एक आध 2 फैक्ट और चाहो तो बता सकता हूं। चलो हाँ, हमारे भारत में जो कॉइन्स होते हैं, उस कॉइन्स की मिंटिंग, उस कॉइन्स को मिंट जो किया जाता है, उस कॉइन को जो मिंट किया जाता है, वो टोटल 4 जगहों पे मिंट किया जाता है, मतलब 4 मिंट्स में किया जाता है। और ये चीज तुम याद रखोगे, मिंट्स जो है वो 4 मिंट्स में किया जाता है। लोकेटेड कहाँ कहाँ है, मुंबई लिख लो, हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा। चलो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुंबई हैदराबाद ऐसे बस याद रख लो। भारत में हमारे जो कॉइन्स होते हैं उसको 4 मिनट्स में मिंट किया जाता है, और टोटल इसके 4 जगह पे होते हैं, लाइक मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। बस इतनी सी तुम्हें बात याद रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैं इसे क्या करूंगा, नोट्स में भी तुम्हारे इंटीग्रेट कर दूंगा, जरूरी चीज है इसलिए, मुझे अचानक से याद आया इसीलिए मैंने भी करवा दिया। ठीक है, चलो अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ये तो हमने देख लिया था, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होता है सर, उधारी वाला पैसा। बिल्कुल यार, वही होता है जिसमें आप प्रॉमिस करते हो कि हम फ्यूचर में आपको पे कर देंगे। अब क्रेडिट मनी अभी के टाइम पे तो सर दोस्त सबसे बेस्ट ऑप्शन होते हैं, नहीं तो क्रेडिट कार्ड हो गया, चेक्स वगैरह होते हैं, बैंक नोट्स वगैरह होते हैं। तो ये सारे हमारे क्रेडिट मनी के टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स देखो तो बैंक नोट, बैंक डिपॉजिट और प्रोमिसरी नोट याद रख लो। बैंक नोट्स मॉडर्न डे पेपर मनी इज अ फॉर्म ऑफ अ क्रेडिट मनी बिकॉज इट इज वैल्यूड एंड बैक्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक। कुछ उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बैंक डिपॉजिट की अगर बात की जाए तो मनी हेल्ड इन द बैंक अकाउंट, उसको आप जब चाहो विड्रॉ कर सकते हो, या फिर उसको आप क्रेडिट भी ले सकते हो। ओवरड्राफ्ट वगैरह ये सब याद है, पढ़े होगे बचपन में, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे ये। प्रोमिसरी नोट भी तुमने पढ़ रखा होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, उसमें भी ये चीज हम देखते हैं कि उसमें हम प्रॉमिस करते हैं कि जो भी हमें देता है पैसा, कि हम आपको फ्यूचर में वो पैसा रिटर्न कर देंगे। तो ये सारे हमारे क्रेडिट मनी में ही आ जाते हैं। ठीक है, अब इसका देखो मनी प्रॉपर, कमोडिटी, रिप्रेजेंटेटिव, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कहाँ से डिस्कस करेंगे, दिखा दे रहा हूं तुम्हें। नेक्स्ट क्लास हम लोग का क्लास सेकेंड जो है यहाँ से होगा, सेकेंड क्लास। सो एंड करेंगे अपने आज के क्लास को। जो भी बच्चे इस कोर्स में इंटरेस्टेड है तो जाओ, एग्जाम टाइम ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके इस कोर्स को ज्वाइन करो। बेहतरीन कोर्स है, हर एक चीज इसमें डिजाइन अच्छे तरीके से किया गया है, और डीपीपीस भी तुम चाहो तो ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम टाइम ऐप पे अवेलेबल है। सो एंड करते हैं अपने आज की क्लास को, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।